वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज के वोकैब सेशन में मैंने कुछ रूट वर्ड्स लिए हैं। जो सबसे पहले है ग्राफीन। तो ग्राफीन से बनने वाली जो भी रिलेटेड वर्ड्स हैं उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूपी टीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक करिए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, चलिए तो आते हैं अपने वर्ड ग्राफीन पे। ये जो वर्ड ग्राफीन है ये एक रूट वर्ड है और ये ग्रीक का रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू राइट। क्या होता है? टू राइट। तो अब इन्हीं से जो वर्ड्स बनेंगे ना, इन सभी का मीनिंग कहीं ना कहीं लिखने से या राइटिंग से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला वर्ड हमारा ग्राफीन से बन रहा है ग्राफोलॉजिस्ट। क्या बन रहा है? ग्राफोलॉजिस्ट। हु इज अ ग्राफोलॉजिस्ट? ही इज वन हु इज एनालिसिस हैंड राइटिंग्स। जो हैंड राइटिंग का अध्ययन करता है, एनालिसिस करता है, वही पर्सन होता है IST, वही पर्सन होता है ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है, और लॉजिस्ट लोगास से बना है जिसका मीनिंग साइंस होता है। ये मैं कई बार अपने लास्ट वीडियोस में भी जिक्र कर चुकी हूँ तो बार बार मैं इनको रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, IST होता है, सफिक्स होता है नाउन का, तो उससे मीनिंग होता है एक्सपर्ट या वन पर्सन। ठीक है, क्लियर। तो इसका मीनिंग होता है जो हैंड राइटिंग का एनालिसिस करता है वही कहलाता है ग्राफोलॉजिस्ट। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट अगला वर्ड है हमारा ग्राफोलॉजी। अब जो ये ग्राफोलॉजिस्ट है ना, ये तो पर्सन है। कौन है? ये तो पर्सन है। अब इनका जो प्रैक्टिस है ना, जो प्रैक्टिस है वो कहलाएगी ग्राफोलॉजी। ठीक है, जो हैंड राइटिंग का एनालिसिस करने का जो प्रैक्टिस करेगा, है ना, वही कहलाएगा ग्राफोलॉजी। मतलब जो प्रैक्टिस होती है ना ग्राफोलॉजिस्ट की, वही होती है ग्राफोलॉजी। बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्राफोलॉजिकल। अब ये वर्ड ना, ये भी हैंड राइटिंग से ही रिलेटेड है और एडजेक्टिव फॉर्म है किसका? ग्राफोलॉजी का। क्लियर जी। अब अगला वर्ड है हमारे सामने जो है लिखा कायरोग्राफर। क्या है? कायरोग्राफर। इससे रिलेटेड वर्ड ना हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसके सारे फॉर्म्स को नहीं रखा, यानी प्रैक्टिस को नहीं रखा, एडजेक्टिव को नहीं रखा। बस एक वर्ड है कायरोग्राफर, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिससे हमारा रिवीजन हो जाएगा। कायरोग्राफर कौन होता है? एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाई हैंड, यानी हाथ से लिखने में एक्सपर्ट कौन होता है? ये कायरोग्राफर। और इन पेनमैनशिप, अभी आजकल क्या है ना, ये जो पेनमैनशिप का सिस्टम है ना, ये फिनिश हो गया है। फिनिश हो गया है का मतलब ये कि ये ब्यूटीफुल लिखते थे पहले ज़माने में। जब एंशियंट टाइम में क्या होता था ना, जब प्रिंटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स नहीं होती थी, तब ये अपने हाथों से ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में किसी चीज़ को, जो फॉर्मल चीज़ें होती हैं, उनको लिखने का काम किया करते थे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जब से ये प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का काम शुरू हो गया है, तो इनकी ज़रूरत कम पड़ती है। ठीक है, ना के बराबर जी। तो वही होते हैं कायरोग्राफर। और दूसरी बात ये मैंने आपको बताया था, जो कायरो वर्ड है वो उसका मीनिंग होता है हैंड। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, सेशन को देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो आगे चलेंगे अब हम एक और रूट वर्ड पे। वो रूट वर्ड है कैलोज। क्या है? कैलोज। और कैलोज का मीनिंग क्या होता है? KALLOS। कैलोज मीनिंग होता है ना ब्यूटी। ठीक है, खूबसूरती, सुंदरता। अब देखो, अब ये जो कैलोज है ना, वैसे तो यहाँ पे के है, ये रूट वर्ड है। अब देखो, जो रूट वर्ड होते हैं ना, जब वो किसी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, तो हो सकता है अगर कहीं पे के हो तो सी हो जाए, तो डजेंट मैटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको समझना है। तो कैलोज का मीनिंग होता है ब्यूटी। अब ये ना जो कैलोज है, ये कैली, CALLI, ये वही है कैलोज। कैलोज मीन ब्यूटी, और ये CALLI जो है ना, ये कैलोज से ही बना है। तो ग्राफी हम जान रहे हैं, टू राइट। तो इसका मतलब जिसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो और वो लिखने में माहिर हो, यानी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग लिखने में माहिर,
कौन कहलाएगा? कैलीग्राफर। ठीक, क्योंकि मैंने पर्सन का लॉजिक आपको बताया तो आप कैलीग्राफर मानिए। ये जो कैलीग्राफी है ना, अब ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, यानी बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग को लिखने वाला पर्सन कहलाएगा कैलीग्राफी, माफ कीजिएगा, कैलीग्राफर। और जो इनकी प्रैक्टिस होती है वो कहलाएगी कैलीग्राफी। ठीक है, और ये जो अगला वर्ड है आपके सामने कैलीग्राफिक, ये एडजेक्टिव फॉर्म है किसका? कैलीग्राफी का। क्लियर? तो इसका मतलब हम कहीं भी अगर CALLI वर्ड देखेंगे तो इसका मीनिंग होगा ब्यूटी। ठीक है, जो कि रूट वर्ड हमारा कैलोस से मिल करके बना है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हमने रूट वर्ड पढ़ा था पहले कि ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के लिए हम कैलोस का यूज करते हैं, तो भाई बैड हैंडराइटिंग को कैसे भूल सकते हैं? तो उनके लिए भी एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कैकोस। क्या होता है? कैकोस। इसका मीनिंग होता है ना बैड या हार्श, जो अच्छा ना लगे। तो उसी से बना है कैकोग्राफी। अब कैको जो है ना वो इसी कैकोस से मिलकर के बना है, और ग्राफी का मीनिंग होता है टू राइट, यानी कम कम नहीं कहेंगे, जो अच्छा ना लिखता हो। ठीक है, ऐसा यानी बैड हैंडराइटिंग वाला पर्सन। और ग्राफी माने लिखने वाला। ठीक है, या जो अशुद्ध लिखता हो, इस तरीके का पर्सन। जी, तो कैकोग्राफी तो मैंने लिखा है, कैकोग्राफर बना सकते हैं, पर्सन बना सकते हैं, और कैकोग्राफिक बना सकते हैं, तो उससे एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए, कुछ वर्ड्स हम और डिस्कस करेंगे ना जिनमें ग्राफी का यूज किया जाता है। ठीक है, अब कैसे? जैसे कार्डियोग्राफ। फर्स्ट वर्ड है हमारा कार्डियोग्राफ। बिल्कुल, तो कार्डियोग्राफ के लिए आपको याद हो, हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे, लास्ट के लास्ट मतलब 2 वीडियोस पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कार्डियो होता है ना वो किससे मिलकर के बना है? रूट वर्ड जी, वो बना है कार्डिया से। किससे? कार्डिया से। हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको रिवीजन नहीं करना चाहा था, लेकिन ठीक है, आपको कोरिलेट हो जाएगा। तो कार्डिया से मिलकर के बना है, जिसका मीनिंग होता है ना हार्ट, हार्ट, हृदय। और ग्राफ हैंड राइटिंग। किसकी हैंड राइटिंग? कार्डिया, यानी हार्ट, हार्ट नहीं, हार्ट बीट की हैंड राइटिंग। अब हार्ट बीट की हैंड राइटिंग क्या होती है? यानी जो मनुष्य की धड़कनें होती है ना, उनका आप जब वो हॉस्पिटल में होते हैं ना, तो एक मशीन होती है, उस पर कंप्यूटर पे हमको दिखाई पड़ती है उनकी धड़कनें। ठीक है, कुछ इस टाइप की, कुछ ऐसे जैसे भी होती हैं। ठीक है, तो वही हैंड राइटिंग होती है ना, वो कहलाती है कार्डियोग्राफ। ठीक है, और जिस डिवाइस पे यानी जिस इंस्ट्रूमेंट पे ये कार्डियोग्राफ दिखाई पड़ता है उसको कहते हैं कार्डियोग्राम। हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। ठीक है, तो कार्डियोग्राम जो होता है ना वो इंस्ट्रूमेंट होता है यानी डिवाइस होता है, और जो धड़कनें होती हैं ना वो कहलाती हैं कार्डियोग्राफ। ठीक है, यानी धड़कनों की चाल जो होती है बन करके आती है हैंड राइटिंग के थ्रू, हैंड नहीं राइटिंग के थ्रू, वो कहलाती है कार्डियोग्राफ। क्लियर? आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने फोटोग्राफ। क्या है? फोटोग्राफ। भाई फोटोग्राफ तो हम सब जान रहे हैं, और फोटोज का मीनिंग होता है ना लाइट। मैं बता भी देती हूँ, जो फोटो होता है ना ये भी एक ग्रीक रूट है, फोटोज, इसको भी जाने रहिए, आगे काम आएगा। फोटोज, फोटोज का मीनिंग होता है ना लाइट। ठीक है, तो फोटोग्राफ आप जान रहे हैं, बस आपको मैंने एक रूट वर्ड बता दिया है, तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा फोनोग्राफ। क्या है? फोनोग्राफ। फोनोग्राफ जो फोन वर्ड है ना, ये इसका मीनिंग होता है साउंड। क्या होता है? साउंड, यानी साउंड राइटर। ठीक है, और ये जो ग्राफ होता है, ग्राफ का मीनिंग होता है राइट। तो जो साउंड राइटर होते हैं उन्हीं को कहते हैं फोनोग्राफ। अच्छा, आप ना इनका नाउन फॉर्म और एडजेक्टिव आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, चीज़ें एक ही है, एक ही रूट वर्ड से सारे वर्ड्स बनाए जाते हैं, तो वो आपके सामने लिखे हैं, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। आपको इतनी हैबिट हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेलीग्राफ। क्या है? टेलीग्राफ। टेली का मीन होता है ना डिस्टेंस राइटर। क्या? टेली का मीन होता है डिस्टेंस राइटर, तो टेलीग्राफ उसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायोग्राफी। अच्छा, बायोग्राफी क्या है? आप जान रहे हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, किसी की जीवनी को हम बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और बायोज, हाँ रूट वर्ड में आपको बता दूं, बायोज का मीनिंग होता है ना लाइफ।
जो बायोग्राफी होता है ये वर्ड रूट वर्ड बायो से मिलकर के बना है और इसका मीनिंग होता है लाइफ। क्लियर? चलिए अब जो हम और वर्ड्स को डिस्कस करेंगे ना उनके लिए एक रूट वर्ड है जो है जेरास। जेरस ना जेरॉन से आया है, रूट वर्ड है, ग्रीक रूट वर्ड है। तो जो जेरस वर्ड है ये जेरॉन वर्ड से बना है और इसका मीनिंग होता है ओल्ड एज। तो जेरोंटोलॉजिस्ट वो पर्सन होते हैं ना जो ओल्ड एज से रिलेटेड, हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, ओल्ड एज से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है ना उनका जो अध्ययन किया जाता है और वो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है तो वो होते हैं जेरोंटोलॉजिस्ट। ठीक, और ये जो जेरोंटोलॉजी है ये है प्रैक्टिस इनकी, ठीक है, नाउन। और ये जो जेरोंटोलॉजिकल है ये है एडजेक्टिव फॉर्म। क्लियर जी? एक वर्ड और देख लीजिए आप ओल्ड के लिए आता है सेनेक्स। क्या आता है? सेनेक्स। सेनेक्स का मतलब होता है ना ओल्ड। तो सेनेक्स से कौन कौन से वर्ड बनते हैं उनको देख लीजिए आप। सम वर्ड्स बाय यूजिंग सेनेक्स, जैसे सेनाइल। क्या होता है? सेनाइल। ये ना एक एडजेक्टिव है। तो ये ओल्ड एज से रिलेटेड जो उनकी हैबिट होती हैं, है ना, बुजुर्ग की जो अवस्था होती है उनका जिक्र, उनसे संबंधित ये वर्ड है तो हम सेनाइल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी बुजुर्ग पर्सन का क्या उनकी हैबिट जो होती है थोड़ी झुंझलाने वाली हो जाती है, तो जो भी चीज़ें सीनियर सिटीजन से रिलेटेड होती हैं ना वही सेनाइल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीनेसेंट। इसका मीनिंग होता है ना एजिंग, ग्रोविंग ओल्ड। ठीक है जी। तो जिस प्रकार से सेनेसेंट है ना, सेनेसेंट ये जो सेंट वर्ड है SCENT, अगर इसी को हम एडोलसेंस में यूज़ कर दें, वो तो खैर नाउन हो जाएगा, एडोलसेंट कहिए आप। ये क्या? एडोलेसेंट। तो ये यंग एज के लिए यूज़ होता है और सेनेसेंट ये सीनियर एज के लिए यूज़ होता है, क्योंकि सेने में क्या ये सेनेक्स ये जो प्रीफिक्स लग रहा है ये भी तो है और इसका मीनिंग होता है ओल्ड। ठीक है, बिल्कुल। और इसी से ना अभी सेंट का ही अगर बात चल रही है तो इससे आप एक वर्ड और को रिलेट कर सकते हैं, वो है आपका कन्वेलसेंट। क्या है? कन्वेलसेंट। खैर वो तो एक हेल्दी एज होती है, यानी जब हम बीमार होते हैं तो बीमारी के बाद में जो रिकवर कर जाते हैं फिर हम हेल्दी हो जाते हैं अगेन ना, तो उसको कहते हैं हम कन्वेलसेंट। और अगर हमें इन सब का नाउन बनाना हो ना तो सेंस कर देंगे। क्या? जैसे सेनेसेंस, एडोलसेंस, कन्वेलसेंस। ठीक है, टी जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पर्सन बन जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। अब नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने सीनियर, और सीनियर का मीनिंग क्या होता है? ओल्डर। इसको हम एडजेक्टिव में भी पढ़े थे ग्रामर जब हम डिस्कस करते हैं तब। तो सीनियर का मीनिंग होता है ओल्डर, और अगर इसका हमें नाउन बनाना हो तो बन जाएगा सीनियरिटी। क्लियर? बिल्कुल। एडजेक्टिव्स में ये लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, ये जान रहे हम। नाउन भी होते हैं समटाइम्स, खैर वो हमें ग्रामर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम वोकैब को डिस्कस कर रहे हैं तो हम आगे चल रहे हैं। अगला वर्ड है हमारा सीनेट। सीनेट क्या होता है ना, ओरिजिनली एक काउंसिल ऑफ ओल्डर। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मतलब ये एक पार्ट होता है किसका? संसद का। कहाँ की संसद का? जो अमेरिकन है ना कंट्री, अमेरिका में ये सीनेट एक संसद का एक भाग है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा ना, तो वैसे वहाँ पे ये सीनेट है। और सीनेट में कौन होते हैं? वाइजर ओल्डर पीपल। ठीक है, उनका ये ग्रुप होता है। सीनेट वर्ड यहीं से बना है और उनके लिए यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए, तो आज का वोकैब सेशन यहीं पे रोक रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्न पे। चलिए, तो अब आते हैं अपने ग्रामर पोर्शन में। और ग्रामर पोर्शन में हमको प्रीपोजिशंस को डिस्कस करना था, जिसमें हमारा टॉपिक था इन और इनटू का। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन प्रीपोजिशन का यूज हम कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और इनके वेरियस मीनिंग्स हो सकते हैं अलग अलग रेफरेंसेस में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इन का जो मीनिंग होता है हिंदी में होता है वो में। ठीक है, अब देखो ये कितने कितने रूप में यूज किए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं कि भीतर अगर हमें बताना हो, यानी विद इन का सेंस अगर हमें देना हो कहीं पे, तो हम इनका यूज करते हैं। जैसे देयर आर 5 men इन दिस रूम। रूम में 5 आदमी हैं। ठीक है, तो विद इन क्या? विद इन रूम बताना है ना हमको, तो इसलिए यहाँ पे हम इनका यूज कर रहे हैं। क्लियर? बिल्कुल। अब नेक्स्ट जो हमारा रेफरेंस है वो है स्थान संबंध में, यानी पोजीशन। कि जैसे हमें बताना हो ना कि वो
किसी पार्टिकुलर प्लेस पे है, पार्टिकुलर पोजीशन पे है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना वहाँ पे इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे ही इज़ इन लंडन दीज डेज, तो इन लंडन, अब भाई ये तो लंडन क्या है, नेम ऑफ प्लेस ही तो है, तो नेम ऑफ प्लेस को ये रिफर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम इनका यूज़ कर रहे हैं। क्लियर, बिल्कुल। ही वॉज वाउंडेड इन द लेग, तो अब यहाँ पे ये लेग को रिफर कर रहा है, पार्टिकुलर पोजीशन बता रहा है, बॉडी की पोजीशन, यानी पोजीशन में एक प्लेस बता रहा है, ठीक है, कि उसको उसको चोटिल किया गया या चोट लगी उसको कहाँ पे, लेग में, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनका यूज़ किया गया है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और को रिलेट कराते चलो कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हर जगह पे हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं इसको हम आर्टिकल में भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर जब हम डिस्कस करेंगे तो दोबारा कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अगर हमको कहीं कोई वेयरिंग बतानी हो, जैसे ड्रेस बताना हो, तो हम यूज़ कर सकते हैं इनका, जैसे ही वॉज ड्रेस्ड इन सिल्क, ठीक है, आई सा ए गर्ल इन रेड इन अ फर कोट इन यूनिफॉर्म। बिल्कुल, यानी अगर हमको ड्रेस बतानी हो, जैसे इन रेड, चाहे वो कलर हो, चाहे वो कोई ड्रेस हो, यूनिफॉर्म हो, चाहे वो कोई नेम ऑफ क्लॉथ हो, ठीक, तो वहाँ पे भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। बस ये बात होनी चाहिए कि पोशाक की, ठीक है, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं, चाहे कलर हो, चाहे नेम ऑफ ड्रेस हो, ठीक है, इस तरीके से। जी, अगेन इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, जब हमको बताना हो ना विद और बाय मीन्स ऑफ, है ना, यानी कि किस चीज़ में लिखी गई, द्वारा कहे तो कह सकते हैं, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इंस्ट्रूमेंट यानी साधन जिससे लिखा गया है कोई चीज़, तो उसके लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे राइट इट इन पेंसिल इन इंक, तो किस चीज़ से लिखी गई, इन पेंसिल, तो पेंसिल के थ्रू लिखी गई ना, तो इसलिए यहाँ पे हम इनका यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बाई का यूज़ कर देंगे, थ्रो का यूज़ कर देंगे, तो वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होता है, इन होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे जब हमको साधन बताना होता है कि इस चीज़ से, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब डूअर बताना होता है ना कि करने वाला पर्सन कौन है, तब हम वहाँ पे बाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। साधन बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ आप समझ करके चलिएगा। बिल्कुल। इट वॉज प्रिंटेड इन रेड, तो जैसे कि कलर के लिए हम पोशाक जब डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर भी हम इनको लगा रहे थे, अब यहाँ पे जब हम कलर का यूज़ कर रहे हैं ना, तब भी हम इनका यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो टाइम के रेफरेंस में हम इनका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे ही केम इन जनवरी, वैसे हम ऑलरेडी इनको ब्रीफली एक बार डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो टाइम के रेफरेंस में हम इनका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे ही वॉज बोर्न इन 1980, जैसे कोई टाइमिंग बतानी हो, चाहे वो नेम ऑफ मंथ हो, नेम ऑफ ईयर हो, या पीरियड ड्यूरेशन हो, ठीक है, वैसे ड्यूरेशन के लिए तो मोस्टली हम फॉर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है, बस वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कहना क्या चाह रहा है। ही लर्न इंग्लिश इन 3 ईयर्स, तो यहाँ पे 3 ईयर क्या है, वैसे तो ड्यूरेशन ही है, तो यहाँ पे इसलिए हम इनका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि टाइम के रेफरेंस में हम इनका यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब आता है कि बाद के अंत में अगर हमें बताना हो ना, तो भी हम इनका यूज़ करते हैं, जैसे आई विल कम इन एन आवर। बिल्कुल, यानी जो टाइमिंग है ना, उस टाइमिंग के अंदर, एक हिसाब से विदिन ही है, लेकिन विदिन का कॉन्सेप्ट ना और थोड़ा कम है। कम का मतलब ये कि जो टाइमिंग दी है उसी के अंदर अंदर, और इनका मीनिंग भी होता है कि टाइम के ही अंदर, लेकिन थोड़ा बाहर हो भी सकता है, यानी आउट ऑफ टाइम भी हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल, तो विदिन का थोड़ा सा अलग मीनिंग है इनसे। क्लियर। नेक्स्ट, द वर्क विल बी फिनिश्ड इन ए मंथ और सो, तो यहाँ पे देखो कोई काम है, तो काम को फिनिश करने की बात इन अ मंथ, एक महीने में फिनिश करने की बात को कही जा रही है, ठीक है, तो भाई मोस्टली पार्ट तो हो सकता है इन यानी विद इन वाला, और उसके टाइम के थोड़े बाद भी काम किया जा सकता है, ठीक है, तो इसीलिए हम इनका यूज़ कर रहे हैं। और जब हमें गिवन टाइम है ना, उसी टाइम के अंदर काम फिनिश करना होता है, तब वहाँ पे हम विद इन का यूज़ करते हैं। क्लियर जी। अब देखिए, शोइंग डिवीजन एंड अरेंजमेंट, भाई जब मैथमेटिकल हिसाब हमको देना होता है ना, तो वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं, जैसे पैक देम इन टेंस, यानी टेंस और अपॉस्ट्रोफी एस का मीनिंग हो गया ना 10 इन इच पार्सल, यानी एक पार्सल में 10 चीज़ों को पैक करना है, ठीक है। बिल्कुल।
अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कट इट इन टू। अब इन टू का मीनिंग क्या, टू यहाँ पे क्या, यानी टू पार्ट्स में, तो भागों में काटने की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहा जा सकता है जब हम मैथमेटिकल चीज़ों का हिसाब लगाएंगे ना, तो वहाँ पे भी हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला है अवस्था के अर्थ में, यानी कि कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है, तब भी हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे ही वॉज इन डिफ़िकल्टीज़, तो अभी क्या स्थिति क्या है कि वो डिफ़िकल्टीज़ में है, परेशानियों में है, डेंजर में है, इन गुड हेल्थ है, इन हरी है जी। तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं इनका। ठीक है, अच्छा ये जो इन अ हरी है ना, इन अ हरी, अभी इन अ हरी जो है ना, इन ड्यून्स जो है ना, और इन डाउट है, इन टीयर्स हैं, इनके बीच में अगर हम आर्टिकल जहाँ पे लगा होता है वहाँ से आर्टिकल हम हटा नहीं सकते, और जहाँ पे आर्टिकल नहीं होता है वहाँ पे आर्टिकल हम लगा नहीं सकते। ठीक है, हमें डायरेक्ट फ्रेज को लर्न करना होता है। मैं आपको रिकॉल इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में भी बताया है और आर्टिकल पढ़ाते समय भी बताया है कि पार्टिकुलर प्रीपोजिशन के साथ में अगर नाउन लिखा होता है ना, तो सम केसेस जैसे इन टीयर्स है ना, तो यहाँ पे हम इन द टीयर्स नहीं कर सकते। इन हरी है ना, इन हरी, तो वो रॉन्ग होगा, तो करेक्ट क्या होगा, इन आ हरी होगा। ठीक है, इन डायलेमा होता है, इन लव होता है, इन पेन होता है, इन अ टेम्पर होता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे क्या होता है, हमको ये लॉजिक नहीं लगाना चाहिए कि चीज़ें काउंटेबल है तो क्यों आ रहा, तो यहाँ पे आर्टिकल क्यों नहीं लगा है, या चीज़ें अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल क्यों लगा है। ठीक, तो फ्रेजेस होते हैं प्रीपोजिशन के साथ में जिन्हें हमें हूबहू लर्न करना होता है। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट, अब देखो जब हमें ना के बदले का सेंस देना हो, जैसे बाई वे ऑफ, तब हम इनका यूज करते हैं। कैसे, ही, भाई शी है, शी ही पढ़ लेते हैं, डजंट मैटर। शी सेड नथिंग इन रिप्लाई, उसने कुछ नहीं कहा रिप्लाई के बदले में। भाई सीधी सी बात है, तो यहाँ पे जो हिंदी में मीनिंग आ रही है ना, वो के बदले की आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इनका यूज करते हैं। जैसे व्हाट डिड यू गिव हिम इन रिटर्न, तो इन रिटर्न है बिल्कुल, तो यानी यहाँ पे इन रिटर्न, इन रिप्लाई का मीनिंग हो गया ना बाय वे ऑफ, के बदले में। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इनका यूज करते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो जब हमें ऑक्यूपेशन और एक्टिविटी बतानी हो ना, जैसे यू आर इन पॉलिटिक्स, तब भी हम इनका यूज करते हैं। तो भाई आप कहाँ हो, पॉलिटिक्स में हो, यानी राजनीति में हो। तो वैसे तो ये भी स्टेट बता रहा है, स्टेट ऑफ कंडीशन तो बता रहा है ना कि आप कहाँ पे हो, कहाँ क्या करते हो, पेशा क्या है आपका। तो हम बता रहे हैं कि इन पॉलिटिक्स, ही इज इन द आर्मी। ठीक है, वो आर्मी में है। और एक चीज़, जो देश की सेनाएं होती है ना, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरक्राफ्ट जी, एयरफोर्स हो गया, माफ कीजिएगा, एयरक्राफ्ट का ध्यान आ रहा था, एयरफोर्स हो गया, तो इन सब के आगे ना हम आर्टिकल का यूज मस्ट करते हैं, नहीं करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, अब एक और प्रीपोजिशन है हमारा, इन तो फिनिश हो गया, अब एक और प्रीपोजिशन है जो इनसे ही बना है लेकिन इनटू है वो। ठीक है, अब इनका कैसे कैसे यूज करते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो आप जानिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जानने वाला, वो ये कि इनटू का मीनिंग भी होता है में, किंतु इससे आगे की ओर गति का बोध होता है, यानी मोशन। ठीक है, यानी हलचल होनी चाहिए, कोई भी चीज़ रुकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम इनटू का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो है एक छोटा सा रेफरेंस, इसके अलावा भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। कहाँ करते हैं, चलो देखते हैं। जैसे हमें बताना हो के भीतर, तो यहाँ पे तो इनटू का मीनिंग ठीक है। जैसे दे ब्रोक इनटू हिज स्टोर, अच्छा ये ब्रोक इनटू जो होता है ना, और ब्रोक इन, यानी ब्रेक इन भी कह सकते हैं, इनटू भी कह सकते हैं, इसका मीनिंग होता है ना कि अंदर घुसना। हालांकि ये फ्रेजल वर्ब में भी आपको मिल जाएगा कि इसका मीनिंग होता है कि जो है सेंधमारी लगा करके अंदर जाना, किसी के घर में मतलब फोर्सफुली जाना, तो ब्रेक इनटू का यही मीनिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, ही फिल इनटू द वेल, फिल नहीं है फेल है। तो अब कोई चीज़ जैसे वेल है, वेल मीन कुआं, तो वहाँ पे वो गिरने की बात हो रही है, कोई भी कहीं, यहाँ पे तो वेल है, वेल के अलावा और भी कोई चीज़ होगी ना, अगर गिरने की बात होगी तो वहाँ पे हम इनटू का ही यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि गिरते वक्त मोशन होता है ना, बिल्कुल इसलिए। नेक्स्ट एक सेंस है इनटू यूज़ करने का, जैसे एज, सो एज टू बी इन, यानी उसमें होने का। कैसे, वी वेंट इनटू ला
एंड देन इनटू बिजनेस। बिल्कुल, किसी चीज में शामिल होने का जब रेफरेंस बताता है ना, जैसे ही वेंट इनटू लॉ, अब यहाँ मोशन से नहीं मतलब है, ठीक है, स्टेट ऑफ कंडीशन दिखा रहा है कि ही वेंट इनटू द लॉ एंड देन इनटू बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू जो है ना वो पोजीशन ना बता करके स्टेट ऑफ कंडीशन बता रहा है, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट है हमारा में बदल देना। अब देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो अब ट्रांसलेट करने की बात कर रहा है और इंग्लिश में किसी चीज को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है, ट्रांसलेट करने की बात कर रहा है, तो वहां पे हम इनटू का यूज कर रहे हैं। ही टर्न्ड द प्रिंस इनटू ए रैबिट। तो अब वो बदल देने का काम कर रहा है ना, यानी जब ट्रांसलेशन यानी ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा किसी चीज को, तो वो पर्सन अपने एग्जिस्टेंस छोड़ के तो दूसरा कुछ बन जाएगा, तो वहां पे हमें इनटू का यूज करना है, ठीक है। तो ये वाला जो सेंस है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शी डेवलप्ड इनटू ए ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है, इनटू का यूज है। डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स। क्लियर। तो अब आपको समझ में आएगा कि इनटू का यूज हम कहाँ कहाँ किस किस रेफरेंस में कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, एक अंक से दूसरे अंक में भाग देने के अर्थ में भी ना हम इनटू का यूज करते हैं, जैसे 3 × 6 goes twice, ठीक है। समय के अर्थ में यू शुड नॉट वर्क सो लेट इनटू द नाइट। बिल्कुल, नाइट का रिफरेंस देने के लिए ना समय के अर्थ में भी हम इनटू का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि मोशन है मोशन नहीं है, तो ये कुछ कुछ पार्टिकुलर जगह पे ना हम इनटू का यूज करते हैं, वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। और ये जो मैथमेटिकल जो सिस्टम है ना, वहां पर भी हम इनटू का यूज कर सकते हैं, जैसे इनका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा अगला प्रीपोजिशन होगा ऑफ, और इसको हम पढ़ेंगे कल। अब आते हैं अपने लिटरेचर पोर्शन पे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने लिटरेचर पोर्शन को, जिसमें हमने लास्ट वीडियोस में दोनों राइटर्स को, वो दो राइटर्स कौन थे, विलियम शेक्सपियर थे, जॉन मिल्टन थे, दोनों को कवर किया था। उसके बाद हम प्रकाश बुक से लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम आधे से ज़्यादा को फिनिश कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से हमने रोक दिया है अब इसलिए क्योंकि एक और राइटर चलेंगे, राइटर को फिनिश करने के बाद में बाकी बचा पोर्शन लिटरेरी फॉर्म्स का हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने थर्ड राइटर को, जो है एक नेचर पोएट, बहुत इंटरेस्टिंग, जिन्होंने पोएम्स लिखी हैं, रोमांटिक टाइम का स्टार्टिंग भी इन्होंने किया था, वो है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है, जिनका नाम लेने से ही मुझे तो काफ़ी खुशी होती है और बहुत ही मेरा जो मन है शांत हो जाता है, क्योंकि ये नेचर को बिना डिस्क्राइब किए रह नहीं सकते, ठीक है। तो हम इनको पढ़ेंगे आज, हम इनकी कुछ बायोग्राफी को ब्रीफली देख लेते हैं, ठीक है। चलो, जैसे इनका बर्थ हुआ था कहाँ पे, 7 अप्रैल 1770 में, कहाँ पे, कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, ठीक है। डेथ हुई थी इनकी 23 अप्रैल 1850, डाइड ऑफ प्लोरेसी एट द एज ऑफ 80 एंड वॉज बरीड एट ग्रासमेयर चर्चयार्ड, ठीक है। डेट दोनों जन्म की, मरण की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप जान रहे हैं, भूलना नहीं चाहिए। अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जुबान पर रटी होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। चलो, और किस एज में इनकी डेथ हुई, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आप देख लीजिए। एज ऑफ 80, कहाँ दफन किए गए, ये ग्रासमेयर चर्चयार्ड में। और 23 अप्रैल में भाई एक और राइटर हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, विलियम शेक्सपियर, बर्थडे भी होता है उनका और डेथ डेट भी होती है उनकी। दूसरी बात, हाँ ये इसको मत कोरिलेट करिएगा, हाँ है ना, यानी जो ईयर है उसको मत कोरिलेट करिएगा भाई, बर्थडे आप सिर्फ कोरिलेट कर सकते हैं, डेट वो भी मंथ की, ठीक है, 23 अप्रैल। चलिए, तो 7 अप्रैल 1770 में ये पैदा हुए थे, 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। इनके फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, अटॉर्नी जनरल थे, ऐसा पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अथर के बारे में जो बायोग्राफी होती है वो पूरी इंपॉर्टेंट होती है, आप याद करेंगे। इनके मदर का नाम था एनी कुक्सन, और उसके बाद में जो क्या करते थे आपको देखने को मिलेगा ना, जब इनकी जो सिस्टर थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, डोरोथी, उनकी बेटी का नाम रखा गया था एनी, एने रखा था, यानी अपने मदर का नाम। और उसके बाद जो डोरोथी थी, डोरोथी ने अपने डोरोथी ने तो अपने बच्चे का नाम जो है एनी रखा था, और जो ये थे ना वर्ड्सवर्थ, इन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा था डोरा, ठीक है। कुल मिला के एक दूसरे के नाम को ये लोग अपने घर में ही बिठा बिठा के रख रहे थे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब हम इसको कल डिस्कस करेंगे ब्रीफली, आज हमने
नहीं ब्रीफली तो हमने आज देखा, डिटेल में कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे इनके फादर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे। कहाँ पे थे? जेम्स लॉवर्थ के यहाँ। और उसके बाद जो है इनके मदर का नाम था एनी कुकसन, जो लिखा है हमने पढ़ा उनको। और ये लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाने जाते थे। एजुकेशन इनकी कहाँ हुई थी? हॉकशीट ग्रामर स्कूल में हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, सेंट जॉन कॉलेज में पढ़ने जाते थे कैम्ब्रिज में। इनका ऑक्यूपेशन क्या था? ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे, क्रिटिक थे। एज जो है रोमांटिक एज के से ये बिलोंग करते हैं, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और लंच, रोमांटिक एज इन 1798। और इनके साथ में आप जो है साउदे को भी पढ़ेंगे, ये सभी कहलाते थे लेक पोएट, ठीक है। और उसके बाद में यही सारी चीज़ें हैं आपको कल देखने को मिलेंगी, ठीक है। और जो है लेक पोएट में आपको बता दूं कि एक राइटर थे हमारे फ्रांसिस जेफरी, उन्होंने कहा था। और किसमें कहा था? ये मैगजीन एडिनबर्ग रिव्यू में कहा था। ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। मैं आपको क्या क्या बताऊं, कल जब हम ना इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आपके सामने सारी चीज़ें ओपन होकर के आएंगी। क्लियर? तो आप भी पढ़ के रखिएगा, मुझे भी पढ़ना है, मेरी तो ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है पढ़ना, मेरी भी ड्यूटी है पढ़ना और पढ़ाना, दो ड्यूटी है, डजेंट मैटर। ओके, हम सभी लर्नर से पढ़िए, अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपको अच्छा लग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, कुछ लॉजिक आपका मेरे लॉजिक से अलग है, आप कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।